हेलो दोस्तों, मैं सुमित प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनली स्टडी जोन पर। मैं आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी सुचारू रूप से चल रही होगी जाके। आज हम लोग जो साइंस की क्लासेस ले रहे हैं, आज इसकी 5वीं क्लास है फिजिक्स की। आज हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे जाके। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अब केंद्रीय बल। अब केंद्रीय बल, अब केंद्रीय बल पढ़ते हैं। अब केंद्रीय बल क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। ये मान लीजिए कोई वृत्ताकार पथ है। जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो पिंड पर केंद्र की ओर, पिंड पर क्या होता है, केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन यही हो जाएगी। क्या हो जाएगी डेफिनेशन, नोट कीजिए। जब किसी वृत्ताकार पथ पर कोई पिंड गति करता है तो उस पर केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ओके, हो गया, हो जाके आपके डेफिनेशन क्या हो गया जाके। जब वृत्ताकार पथ पर कोई पिंड गति करता है तो पिंड पर केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ये आपका होगा जाके। अब पिंड का द्रव्यमान मैंने मान लिया m है, वेग क्या है v है, और ये वृत्ताकार त्रिज्या क्या है इसकी r है। तब इसके हम लोग बात करते हैं। इसकी वृत्ताकार त्रिज्या मैंने क्या मान ली, r मान ली, द्रव्यमान m मान लिया, वेग क्या मान लिया, v मान लिया। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, वही नोट करनी है जाके। अब इसकी बात करते हैं हम लोग आगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, उसकी बात कर लेते हैं। अब केंद्रीय त्वरण, अब केंद्रीय त्वरण ये क्या है देखिए। अब केंद्रीय त्वरण जो इसमें होता है जाके, जो वेग है v स्क्वायर अपॉन r, ये इसका क्या हो जाएगा, अब केंद्रीय त्वरण। ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं अब केंद्रीय बल की। अब केंद्रीय बल की, अब केंद्रीय बल की जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है जाके, द्रव्यमान इंटू त्वरण, यही तो हमारा बल होता है जाके। कोई भी बल हो, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है जाके। अब देखिए द्रव्यमान क्या होगा जाके, इसका m हो जाएगा, त्वरण क्या हो जाएगी, v स्क्वायर अपॉन r हो जाएगा, सॉरी v स्क्वायर अपॉन r हो गया। द्रव्यमान m और त्वरण क्या है, v स्क्वायर अपॉन r है। तो अब केंद्रीय बल का फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, अब केंद्रीय बल का फार्मूला क्या बन जाएगा हमारा, अब केंद्रीय बल का फार्मूला बन जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r। ये आपका अब केंद्रीय बल का फार्मूला बन जाएगा। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है एग्जाम पे, अब केंद्रीय बल का फार्मूला, ठीक है, या आपसे पूछ देगा जाके त्वरण, अब केंद्रीय त्वरण। तो ये आपका अब केंद्रीय त्वरण का फार्मूला बन गया। इसका मात्रक क्या रहेगा जाके, न्यूटन उसका मात्रक होता है, न्यूटन इसका भी मात्रक रहेगा, क्योंकि अब जब इसको डिवाइड करेंगे जाके, जब इसका विमीय सूत्र बनाएंगे जाके, तो वही बनता जाके mlt माइनस 2। अब केंद्रीय बल ये होगा जाके आपका। अब इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, जो पूछता है जाके, वो इम्पोर्टेंट होते हैं जाके, कि ऐसा क्यों होता है, जैसे जैसे सड़कें जो हैं वृत्ताकार पथ पर मुड़ी हुई क्यों रखते हैं, अब केंद्रीय बल की वजह से। या मान लो हम जब अब केंद्रीय पथ पर मुड़ते हैं बाइक से, या मान लो साइकिल से, तो अब केंद्र की ओर झुक क्यों जाते हैं, ये अब केंद्रीय बल के कारण होता है जाके। तो ये दोनों चीज़ें ये पहले नोट कर लीजिए आप आराम से। नोट होगा, हो गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं अब केंद्रीय बल के उदाहरण। अब केंद्रीय बल के उदाहरण आपसे, अभी केंद्रीय बल के उदाहरण भी पूछ सकता है एग्जाम पे। यही पूछता है जनरली, अगर पूछता है कोई चीज़ें, डेफिनेशन नहीं पूछता है आपसे वनडे एग्जाम में, बहुत ही कम रेयर केस में पूछता है। अब केंद्रीय बल के उदाहरण, उदाहरण जैसे फर्स्ट देखते हैं इसमें, साइकिल सवार, साइकिल सवार या बाइक सवार का, सवार साइकिल सवार या बाइक सवार का वृत्ताकार पथ पर मुड़ते हुए झुक जाना, ठीक है। वृत्ताकार पथ पर साइकिल सवार या बाइक सवार का, नोट कर लीजिए, साइकिल सवार या बाइक सवार का वृत्ताकार, जब कोई पथ पे, वृत्ताकार पथ पे
मुड़ता है तो वो केंद्र की ओर झुक जाता है। तो साइकिल सवार या बाइक सवार का वृत्ताकार पथ पर केंद्र की ओर झुक जाना। पहला एग्जाम्पल क्या है, साइकिल सवार या बाइक सवार व्यक्ति का वृत्ताकार पथ पर मुड़ते हुए केंद्र की ओर झुक जाना। अब दूसरा हम लोग समझते हैं जाके, दूसरा है सड़क या रेल की पटरी। सड़क या रेल की पटरी आप देखना मोड़ पे जो होती है ढालदार बनाई जाती है। मोड़ पे क्या रहता है, सड़क या रेल की पटरी मोड़ पे वृत्ताकार पथ के मोड़ पर क्या होता है, ढालदार बनाई जाती हैं। ये होगा जाके ये किसका, अब केंद्रीय बल का उदाहरण, जैसे ढालदार बनाई जाती है ताकि अगर कोई गाड़ी है, मान ली कोई सड़क है, कोई ट्रक है या मान लो कोई ट्रेन है, जब वो मुड़ेगी वृत्ताकार पथ पर तो क्या होगा, वो झुक जाएगी केंद्र की ओर। अगर उसको उतना झुकाव पर्याप्त नहीं दिया गया जाएगा तो गाड़ी पलटने का डर है, इसलिए इनको क्या करते हैं, हल्का ढालदार बनाते हैं ताकि उसको पर्याप्त जो है अब केंद्रीय बल मिल जाए, आराम से निकल जाए। अब बात करते हैं तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा, ग्रहों की गति। ठीक, ग्रह भी क्या करते हैं, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं ना, तो उनके मध्य भी क्या केंद्रीय बल लगता है प्लस गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, वो अलग, वो भी हम लोग पढ़ाएंगे आगे चल के। तो ग्रहों की गति। इसके बाद भाई जो भी वृत्ताकार पथ पर अगर कोई चीज घूम रही है तो उसमें ये है, मान लो केंद्रीय बल लग रहा है जाके आपका। फोर्थ में जैसे हम लोग बात करते हैं, जो आपके नाभिक होते हैं, नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं जो वो गति करते हैं, वो भी क्या होता है, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा जाके इसमें, जैसे मान लो आपका परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का घूमना हो जाएगा। परमाणु नाभिक के चारों ओर जो होता है, परमाणु नाभिक के चारों ओर अक्षों में जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं वो भी क्या है, अब केंद्रीय बल के कारण है। ये चारों आपके केंद्रीय बल के एग्जाम्पल हो गए। जाके पहले मैंने बताया आपके, अब केंद्रीय बल का फार्मूला बताया अब केंद्रीय बल का फार्मूला क्या होता है, mv²/r। यानी जब कोई वृत्ताकार पथ पर कोई पिंड गति कर रहा होता है तो उस पिंड पर केंद्र की ओर, वृत्ताकार पथ जो होता है उसका केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, जिसे आप केंद्रीय बल कहते हैं जाके। उसका फार्मूला मैंने होता है mv²/r। उसके एग्जाम्पल देखिए, साइकिल सवार या बाइक सवार का क्या होता है, जब वृत्ताकार पथ पर मुड़ता है तो झुक जाता है केंद्र की ओर। सड़क या रेल की पटरियां क्या होती हैं, मोड़ पर ढालदार बनाई जाती हैं। ग्रहों की गति, ये भी है केंद्रीय बल का उदाहरण है एक। परमाणु नाभिक के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गति करते चारों ओर, चारों ओर गति करते कक्षा में, वो भी क्या केंद्रीय बल का उदाहरण आपका। आई थिंक यहाँ तक चीज़ आप क्लियर हो गई होंगी जाके, और नोट कर ली होंगी आपने आराम से। अगर कहीं भी लगे ज़्यादा स्पीड में पढ़ा रहे हैं तो आप अपने यूट्यूब से ऊपर से स्पीड कम कर सकते हैं जाके, या बढ़ा सकते हैं जाके। ओके, ये हो जाएगा अब केंद्रीय बल। अब केंद्रीय बल के बाद हम लोग बात करते हैं, इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं अब केंद्रीय बल, किसकी बात करते हैं, अब केंद्रीय बल की। अब केंद्रीय बल क्या होता है जाके, ये एक आपका जो होता है छदम बल बोलते हैं इसको, अब केंद्रीय बल या छदम बल बोलते हैं इसको, आभासी बल भी बोलते हैं। जब मैंने बताया था, अब न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम जो है, न्यूटन का जो गति विषयक तृतीय नियम है, जिसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, अगर वो किसी को याद होगा तो वो बताएगा, उसमें जितना बल लगता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उतनी प्रतिक्रिया होती है जाके। तो ये भी क्या, अब केंद्रीय बल भी क्या एक प्रतिक्रिया ही बल है। जैसे मैंने बताया कि ये मतलब कोई वृत्ताकार कक्ष है, इस पर क्या हो, केंद्र की ओर एक बल कार्य कर रहा है, जिसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जब केंद्र की ओर एक बल कार्य कर रहा हो तो इसकी विपरीत दिशा में भी एक बल कार्य करेगा जाके, उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, तो अब इसके डेफिनेशन लिखिए। अब केंद्रीय बल एक छदम बल या आभासी बल है जो अब केंद्रीय बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। बस यही हो जाएगा आपका, अब केंद्रीय बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है। अब केंद्रीय ये हो गया जाके आपकी डेफिनेशन। यानी अब केंद्रीय बल क्या होता है, अब केंद्रीय बल एक छदम या आभासी बल, मतलब इसका आभास होता है जाके, रियल में लगता नहीं है। अब केंद्रीय बल एक छदम या आभासी बल है जो एक तुम्हारी क्या कहते हैं इसको, अभिकेंद्रीय बल की एक प्रतिक्रिया बल भी है, बोल सकते हैं इसको। जो अभिकेंद्रीय बल के यानी केंद्र से विपरीत दिशा की ओर लगता है। अब केंद्रीय बल क्या होगा जाके, केंद्र से विपरीत दिशा की ओर लगेगा जाके।
इसकी डेफिनेशन आराम से आप ये लिख लीजिए। अब केंद्रीय बल एक छद्म बल या आभासी बल है जो जो वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए पिंड के वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए पिंड पर लगने वाले अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है जाके। वैसे डेफिनेशन इसकी आएगी नहीं फिलहाल। अब इसके एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो आप पूछ सकेगा आपसे डायरेक्ट एग्जाम में। अब केंद्रीय बल के उदाहरण, ये मान लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछेगा एग्जाम में। अब केंद्रीय बल के उदाहरण, तो अब केंद्रीय बल के उदाहरण क्या होते हैं जाके। पहला, मौत का कुआं, मौत का कुआं। सेकेंड देखिएगा, मौत का कुआं होगा जाके। अब केंद्रीय बल का उदाहरण है। दूसरा, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन पूछ देगा जाके किस सिद्धांत पर कार्य करती है। अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। तीसरा, दूध से मक्खन निकालना, ये भी किसके परिणाम अब केंद्रीय बल के, किसके हैं, अब केंद्रीय बल के। ये तीनों हैं, मौत का कुआं, वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन निकालना, ये तीनों किसके हैं, अब केंद्रीय बल के उदाहरण हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। मौत का कुआं, वॉशिंग मशीन और दूध से मक्खन निकालना, ये सब किसके जैसे, अब केंद्रीय बल से। नोट हो गया होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं। आई थिंक ये नोट हो गया होगा। अगर ना हुआ हो तो वीडियो को पुश करके आराम से नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आगे बात करते हैं। आपका अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय दोनों बल हो गया जाके क्लियर। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है जाके कि जब कोई वृत्ताकार पथ पर कोई पिंड गति कर रहा होता है जाके, तो उस पिंड पर केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अब अपकेंद्रीय बल क्या होता है जाके एक प्रतिक्रिया बल है या छद्म या आभासी बल है जो अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है जाके। ये आपका अपकेंद्रीय बल हो गया। दोनों के एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अब केंद्रीय बल का एग्जाम्पल मैंने बताया कि जब साइकिल सवार किसी वृत्ताकार पथ पर मुड़ता है तो केंद्र की ओर झुक जाता है जाके। रेल की पटरियां या सड़क मोड़ पे क्या होती है, ढालदार बनाई जाती हैं जाके। ये आपके अब केंद्रीय बल के एग्जाम्पल हैं। अब केंद्रीय बल के एग्जाम्पल की बात करें कि जैसे वॉशिंग मशीन हो गया जाके, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन हो गई जाके। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जाके जैसे आपका मौत का कुआं हो गया, ये अब केंद्रीय बल के एग्जाम्पल हैं। ओके, ये टॉपिक आपको क्लियर होगा पूरी तरीके से। हम लोग अगले टॉपिक की बात करते हैं, बल आघूर्ण की। बल आघूर्ण की बात कर लेते हैं। सॉरी दिख नहीं रहा होगा वहाँ पे आप लोगों को, यहाँ देखिए, बल आघूर्ण की बात कर लेते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। वह बल आघूर्ण की डेफिनेशन देखिए, वह बल जो किसी पिंड में घूर्णन उत्पन्न करता है, ठीक है। बल आघूर्ण की डेफिनेशन क्या है, वह बल जो किसी पिंड में घूर्णन उत्पन्न करता है, वह क्या कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है, वह बल आघूर्ण कहलाता है। अब घूर्णन की बात कर लेते हैं। जैसे कोई मान लीजिए, आपको हम एग्जांपल सिंपल बता दें, जैसे दरवाजा आपके यहाँ पे है, दरवाजे में आप क्या है कि हत्थे पे बल लगाते हैं और वो घूर्णन कहाँ होता है, किस अक्ष के प्रति। जैसे ये दरवाजा मान लीजिए, सॉरी मेरी जो ड्राइंग है बहुत अच्छी नहीं है कला, लेकिन आपको समझाने के लिए जो हम बता रहे हैं, जैसे ये दरवाजा है मान लीजिए, ये हत्था इसका है, ठीक है। ये हो गया जाके इसके कब्जे जो लगे होते हैं दरवाजे में। देखिए यहाँ पर हम लोग बल लगा रहे हैं और घूर्णन कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, घूर्णन। तो क्या होता है जाके, बल लगाने पे जो घूर्णन उत्पन्न करता है जाके वह बल आघूर्ण कहलाता है। वह बल जो किसी पिंड पर घूर्णन उत्पन्न करता है वह क्या कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है। ओके, अब यहाँ तक हो गया जाके। अब इसके आगे हम लोग समझ लेते हैं। इसमें बल आघूर्ण की डेफिनेशन आई थिंक क्लियर हो गई, जो कि वह बल जो किसी पिंड में घूर्णन उत्पन्न करता है जाके,
वह क्या कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है। अब सेकंड बात कर लेते हैं बल आघूर्ण के बारे में। हाँ, जो घूर्ण जो सॉरी क्या बात कर रहे थे, हाँ ये बल आघूर्ण जिस बिंदु पर कार्य करता है, ठीक है, बल आघूर्ण जिस बिंदु पर कार्य करता है, जिस बिंदु पर कार्य करता है उसे घूर्णच कहते हैं, उसे घूर्णच कहते हैं, अच कहते हैं। अब दरवाजे से ही देखिए, जहाँ हत्था होता है आप वहाँ पर बल लगाते हैं, लेकिन वास्तव में बल काम करता है जाके उसके कब्जों पे, उसके सहारे वो घूमता है जाके। तो बल आघूर्ण जिस बिंदु पर कार्य करता है, यानी बल आघूर्ण कहाँ पे काम कर रहा है, उसके कब्जों पे काम कर रहा है। तो वो जो कब्ज वाली जगह है वो क्या कहलाएगी, उसकी घूर्णन अच कहलाएगी जाके। ओके, तो बल आघूर्ण जिस बिंदु पर कार्य करता है उसे घूर्णच कहते हैं जाके। ये आपका हो गया जाके। उसे पिंड का घूर्णच कहते हैं, ये हो गया जाके। उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा, जैसे ये एग्जांपल दिए थे हम लोग आपको दरवाजे वाला, ये सिंपल एक्चुअली, ये हम लोग डेली यूज में लाते हैं, इस वजह से आपको बता रहे हैं। यहाँ पर बल लगा रहे हैं। अब देखिए, अब इसकी डेफिनेशन समझिए। बल आघूर्ण डेफिनेशन ने इसका फार्मूला निकालने हम लोग। बल आघूर्ण लगाए गए बल एवं बल से घूर्णन अक्ष की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, अब ये देखिए, यहाँ पर हम बल लगा रहे हैं, एफ फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ से जो यहाँ गुणना चाहिए होगा जाके, इसके बीच की दूरी होगा जाके, इन्हीं का गुणनफल क्या कहलाएगा, हमारा बल आघूर्ण कहलाएगा। अब इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई जाके इसमें, कि लगाए गए बल की दिशा एवं घूर्णन अक्ष के मध्य के लंबवत दूरी के गुणनफल होता है जाके। बल से घूर्णन अक्ष की दूरी आप ऐसे याद कर लीजिए, आपसे डेफिनेशन नहीं आएगी जाके, बस ये है कि आपको ऐसे सिंपल याद हो जाएगा। वैसे थोड़ा जो है बल की क्रिया दिशा और ये सब आ जाएगा तो आपको थोड़ा टफ लगेगा जाके, बाकी आप में उसमें एग्जाम में नहीं पूछेगा जाके। आपसे जो एग्जाम में पूछेगा वो आप बता रहे हैं। अब पूछ लेगा जाके, जैसे एक ये बल आघूर्ण जिस बिंदु पर कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, तो घूर्णच कहते हैं। बल आघूर्ण जिस बिंदु पर कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, गुणज कहते हैं। ये पूछ सकता है जाके। अब बल आघूर्ण का फार्मूला पूछ लेगा, बल आघूर्ण का फार्मूला। ये डेफिनेशन सिर्फ सिंपल बनाने के लिए आपको रखी है, बाकी होती यही है, सिर्फ इसमें इतना मिस्टेक हो गया कि बल की क्रिया दिशा से गुणज की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ बल की जगह कर लेना बल की क्रिया की दिशा, यहाँ पर ये लिख लेना। लगाए गए बल एवं बल की क्रिया की दिशा से घूर्णन की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, जाके। ओके, अब बल आघूर्ण की हम लोग बात कर रहे हैं आगे। बल आघूर्ण मैंने बताया कि लगाया गया बल क्या होगा जाके, एफ मान के एफ होगा जाके। अब इसकी लंबवत दूरी मान लो एल होगी जाके, एफ इंटू एल हो जाएगा। अब बल आघूर्ण देखिए, इसमें क्या है, आपकी दिशा दे रखी है। अब इसमें इसका मात्रा देखिए पहले, बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, ठीक है, और दूरी की मात्रा क्या होगा जाके, मीटर। बल आघूर्ण का मात्रा पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। अब बात करें बल आघूर्ण में, देखो दिशा दे रहा है बार बार कि लगाए गए बल की क्रिया दिशा एवं गुणज की के मध्य के लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, यानी दिशा दे रहा है। परिमाण ऑलरेडी दे रखा है, परिमाण मतलब जो फोर्स लगा रहा है वो परिमाण है एक प्रकार का। तो बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, एक सदिश राशि हो जाएगी। बल आघूर्ण एक सदिश राशि हो जाएगी। बल आघूर्ण क्या हो जाएगी, एक सदिश राशि हो जाएगी, राशि है। बल आघूर्ण क्या है, एक सदिश राशि है। तो बल आघूर्ण का पूरा आ गया, पूछ देगा बल आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि है। बल आघूर्ण का फार्मूला ये हो जाएगा, बल इंटू लंबवत दूरी उसके मध्य की, जहाँ गुणज के मध्य की लंबवत दूरी, मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर।
बल आघूर्ण जिस बिंदु पर कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, गुणज कहते हैं। ये पूरा समझ में आ गया। तो अब लोग इसको ब्रीफ में देख लेते हैं। बल आघूर्ण वह बल जो किसी पिंड में घूर्णन उत्पन्न करता है वह क्या कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है सिंपली। इसके बाद कहते हैं जिस अक्ष के प्रति पिंड घूर्णन कर रहा होता है जाके उसको, यानी सॉरी, जिस अक्ष पर बल आघूर्ण कार्य कर रहा होता है जाके उसको हम लोग घूर्ण अक्ष कहते हैं जाके। अब थर्ड समझते हैं जाके। लगाए गए बल एवं बल की क्रिया दिशा, लगाए गए बल एवं बल की लगाए गए बल एवं बल की क्रिया दिशा से घूर्ण अक्ष की लंबवत दूरी के गुणनफल को ही बल आघूर्ण कहते हैं जाके। ये हो जाएगा आपका, ये फार्मूला बन जाएगा आपका। इसके बाद मात्रक आपको दिया है न्यूटन इंटू मीटर। बल आघूर्ण का फार्मूला क्या हो जाएगा, लगाएगा बल इंटू बल से गुणा अक्ष की दूरी। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है आपका। ये बल आघूर्ण कंप्लीट हो गया जाके। अब हम लोग अगला देखते जो टॉपिक, नोट कर लीजिए आप लोग आराम से इसको। अगर बल आघूर्ण के एग्जांपल दे दे तो ये दरवाजे का हत्था हो जाएगा, ये दरवाजा हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ये हम इसको इरेज करते हैं। नोट कर लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने। अब हम लोग आगे बात करते हैं जाके उत्तोलक की। आगे बात करते हैं उत्तोलक की। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सॉरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। कंपटीशन में काफ़ी पूछता है जाके, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा जाके। तो उत्तोलक की बात करते हैं। तो उत्तोलक क्या होता है, पहला तो यही पूछ देगा। उत्तोलक एक सरल मशीन है, सरल मशीन है जो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है, जो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है, सिद्धांत पर कार्य करता है, कार्य करता है। तो पहला तो आपसे यही पूछ देगा कि उत्तोलक किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब दूसरा पूछ देगा उत्तोलक के कितने अंग होते हैं। उत्तोलक के मुख्यतः 3 अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। उत्तोलक के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। अब इसको क्या कर समझ लेते हैं। उत्तोलक के 3 अंग में एक होता है आलम्ब, आलम को फलक्रम बोलते हैं इंग्लिश में, आलम को फलक्रम। एक होता है आयास, आयास को बोलते हैं एफर्ट। ठीक है, एक होता है जाके भार, जिसको बोलते हैं लोड। अब तीनों चीजें हम लोग समझ लेते हैं ये क्या क्या है। ठीक है, तो पहले आलम को जैसे डेफिनेशन डालो, आलम, आलम, आलम आपका क्या है कि बल आघूर्ण, जैसे मान लीजिए हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कैंची है आपका, पहले आप लोग एग्जांपल समझ लीजिए। ये आपकी कैंची है, राइट, ये आपकी कैंची मान लीजिए। देखिए ये जो है कैंची, इसके उस पर काम करती है जाके, जो बीच में पेंच लगा होता है उसी के चारों तरफ काम करती है जाके कि नहीं करती है जाके। तो जो ये होता है जाके, जो पेंच लगा होता है जाके, यही आपका आलम कहलाता है, जिस पे काम करती है जाके। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है जाके, हम लोग फोर्स लगाते हैं, उंगली फंसा के फोर्स लगाते हैं, सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एफर्ट लगाते हैं। तो एफर्ट मतलब आयास हो गया जाके। तो ये क्या हो जाएगा, आयास हो जाएगा, ये आयास हो जाएगा जहाँ से हम लोग बल लगा रहे हैं। ठीक है, ये आलम होगा जिसके धुरी पे वो घूम रहा है चारों तरफ, और जहाँ से हमको रिजल्ट मिल रहा है, यानी कि भार जहाँ से मिल रहा है, जहाँ से कपड़े हमारे कट रहे हैं, तो वो क्या कहलाया जाएगा, हमारा भार कहलाएगा। तीनों चीज समझ में आ गई। अब इनको क्या करके लिख लेते हैं जाके, समझ में आनी चाहिए आपको। बाकी डेफिनेशन याद हो ना याद हो कोई मतलब नहीं, कि क्या आयास होता है, क्या आलम होता है, क्या भार होता है जाके। तीनों चीज समझ में आ गई। आलम वो होता है जाके, जैसे कैंची को देख लीजिए आप, एग्जाम्पल जो है जब साइंस पढ़िए तो उसमें आसपास के एग्जाम्पल खोजिए जिससे चीजें अधिक याद रहती हैं। कैंची ले लीजिए या प्लास ले लीजिए, ये किसी एक धुरी के चारों तरफ घूमते कि नहीं घूमते हैं, तो जिसके चारों तरफ घूम रहे हैं वो क्या हो जाएगा, आलम हो जाएगा आपका। जहां से हम बल लगा रहे हैं, यानी जहां से हम काम कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, आयास हो जाएगा। एफर्ट लगा रहे हैं जहां से, तो हम इसमें उंगली फंसा के एफर्ट लगा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आयास हो जाएगा। अब भार, जहां से हमको रिजल्ट मिले वो हमारा क्या कहलाएगा, भार कहलाएगा। इतना समझ में आ गया। अब आलम के लिए लिख लीजिए डेफिनेशन, वैसे डेफिनेशन हाँ लिखिए। वह बिंदु जिसके चारों तरफ, आलम के लिखिए, वह बिंदु
जिसके चारों तरफ उत्तोलक की छड़ें स्वतंत्रता पूर्वक घूर्ण कर सकती हैं जाके, वह बिंदु, देखिए ये मिनट दें, समझ में आ गया होगा। वह बिंदु जिसके चारों तरफ वह बिंदु जिसके चारों तरफ उत्तोलक की छड़ें स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सकती हैं आपको ये समझ में आ गया आलम क्या है। आलम के बाद आयास की बात कर लेते हैं। मैंने बताया था जहाँ आयास का मतलब क्या होता है, एफर्ट, मतलब उसका एफर्ट होता है, ठीक है। तो जहाँ पर हम क्या कर रहे हो, बल लगा रहे होता है, वो क्या कहलाता है, आयास कहलाता है। इसकी डेफिनेशन नोट कीजिए। उत्तोलक के लिए लगाया गया बल, ठीक है, यही आयास कहलाएगा। उत्तोलक पर जो बल लगा रहे हैं हम लोग, जो काम करने के लिए, रिजल्ट पाने के लिए बल लगा रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, आयास कहलाएगा। भार क्या कहलाएगा, जो हमको रिजल्ट प्राप्त हो रहा है वो भार कहलाया जाएगा आपका, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, भार क्या हो जाएगा आपका, आयास मैंने बताया उत्तोलक पर लगाया गया बल, भार क्या होगा, उत्तोलक से प्राप्त परिणाम हो जाएगा। ये सिंपल है याद करने के लिए, बाकी आपसे डिफिनेशन ये कभी नहीं पूछेगा, हम बता रहे हैं आपको, बस ये आपको समझने के लिए है। जैसे भार के प्राप्त परिणाम के तौर पे क्या हो जाए, जैसे कपड़ा काटा मैंने, वो एक हमारा परिणाम हो गया जाके। जैसे मान लो मैंने नींबू निचोड़ा, वो हमारा क्या हो गया, परिणाम हो गया एक प्रकार का। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ भार उठाया इसके सहारे से, तो वो क्या हो गया, एक प्रकार का परिणाम हो गया। तो अब ये हो गया, सॉरी परिणाम हो गया, परिमाण नहीं, परिणाम। आप लोग समझ गए होंगे आलम क्या होता है, आयास क्या होता है, भार क्या होता है, तीनों। आलम जिस जो क्या कहते हैं, जो एक अक्ष होती है जिसके प्रति घूर्णन कर रहे होते हैं जाके, उसके सब, ठीक है, वो गया। आयास जहाँ पर हम बल लगा रहे हैं, भार जहाँ से हमें क्या होगा, रिजल्ट प्राप्त हो रहा है जाके, काम खत्म। ये तीनों हो गए जाके। अभी नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं अच्छे से, ओके। और अगर कुछ नोट ना हुआ करे या पीछे छूट रहा हुआ करो तो वीडियो को पुश कर लो, आराम से नोट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग इरेज करते हैं जाके। अब बात करते हैं आगे हम लोग उत्तोलक के प्रकार, उत्तोलक के प्रकार, ठीक है, उत्तोलक के प्रकार, ठीक है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इनको नाम भी ऐसे देते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। देखते हैं अभी, प्राथमिक उत्तोलक, द्वितीयक उत्तोलक, और बात करते हैं तृतीयक उत्तोलक। अब देखिए कोशिश यही रहती है हमारी कि कम से कम आप लोगों को रटना पड़े, अधिक से अधिक समझना पड़े। समझें आप लोग। अब देखिए इसमें क्या होता है कि मैंने 3 जो अंग बताए थे, कौन कौन थे, आलम्ब था, आयास था, और आयास के बाद आपका था भार। ये 3 अंग थे। इन्हीं के सीक्वेंस के आधार पे कि आलम्ब कहाँ होता है जाके, आयास कहाँ होता है, भार कहाँ होता है, इसी के आधार पे आपके ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उत्तोलक बनते हैं जाके। तो हम लोग प्राथमिक उत्तोलक की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें आलम आयास एवं भार के मध्य होता है, एवं भार के मध्य होता है। तो प्राथमिक उत्तोलक में क्या होगा जाके, इसमें आलम जो होता है, आलम क्या होता है, आयास एवं भार के मध्य होता है। जैसे मैंने आपको कैंची वाला एग्जांपल दिया था, ये आपको कैंची वाला एग्जांपल दिया था, ये आलम मैंने बोला था,
जिसके चारों तरफ छड़ घूम रही हो। तो आलम कहाँ है? बीच में है। तो कैंची क्या हो जाएगा? प्राथमिक उत्तोलक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं द्वितीयक उत्तोलक की। इसमें भार, रुक जाइए 1 मिनट। द्वितीयक उत्तोलक में क्या होता है? इसमें भार जो होता है वो आयास एवं आलम्ब के मध्य होता है। द्वितीयक उत्तोलक में क्या होता है जाके? इसमें भार क्या होता है? आयास एवं आलम्ब के मध्य में होता है जाके। अब देखिए 2 चीजें हो गई जाके, आलम्ब हो गया और भार हो गया जाके। अब हमारा क्या बचा जाके? आयास बचा है। तो ये अब इस बार इसमें ये आयास मध्य में हो जाएगा। इसमें आयास भार एवं आलम्ब के मध्य में होता है। हम लोग बात करते हैं तृतीयक उत्तोलक की। इसमें क्या होता है? आयास जो है भार एवं आलम्ब के मध्य में होता है जाके। आयास कहाँ होता है? भार एवं आलम्ब के मध्य में। तो हमने प्राथमिक उत्तोलक, द्वितीयक उत्तोलक, तृतीयक उत्तोलक तीनों समझ लिए। ओके, आप इनको याद करने की सिंपल ट्रिक देखते हैं। देखिए इनको हम लोग कोई ट्रिक नहीं, बस ऐसे याद कर लेंगे आसानी से। आलम्ब केवल शब्द याद कर लीजिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। आलम्ब पहले आ रहा तो प्राथमिक उत्तोलक में क्या होगा? आलम्ब बीच में होगा जाके। और आलम्ब से ही देखिए आगे बाद एल दिख रहा है। एल मतलब लोड मतलब भार। तो भार द्वितीयक उत्तोलक में क्या हो जाएगा? मध्य में कौन हो जाएगा? भार हो जाएगा। हमको मध्य की चीज याद रखनी है जाके। तो पहले में क्या हो जाएगा? आलम्ब मध्य में हो जाएगा, दूसरे में लोड या भार, एल से लोड या भार दूसरे में, द्वितीयक उत्तोलक में मध्य में हो जाएगा। ठीक है, अब बचता क्या है हमारा? आयास केवल। तो आयास तृतीयक उत्तोलक में क्या हो जाएगा? आयास हो जाएगा मध्य में। मध्य की चीज याद रखनी, बाकी डेफिनेशन बना लो आप आराम से। प्राथमिक उत्तोलक में क्या समझिए, देखिए प्राथमिक उत्तोलक में क्या होता है जाके कि हमारा आलम्ब जो है आयास एवं भार के मध्य में होता है जाके। आलम्ब जो है आयास एवं भार के मध्य में होता है जाके। द्वितीयक उत्तोलक में क्या होता है जाके? भार जो होता है हमारा आयास एवं आलम्ब के मध्य में होता है जाके। तृतीयक उत्तोलक में क्या होता है? आयास जो होता है भार एवं आलम्ब के मध्य में होता है जाके। वही याद करने के लिए मैंने बताया, आलम्ब याद कर लो केवल तुम। आलम्ब से क्या हो जाएगा? आ से आलम्ब पहले में मध्य में आ जाएगा, दूसरे में एल से लोड यानी भार मध्य में आ जाएगा, तीसरे में आयास केवल बचता है वो मध्य में आ जाएगा। अब मैंने आलम्ब, लोड, भार और ये सॉरी आयास तीनों बता दिए हैं आपको। अब देखते हैं प्राथमिक उत्तोलक में आगे याद हो जाएगा ना। अब इसमें समझते हैं, इरेज कर देते हैं ये। अब देखिए प्राथमिक उत्तोलक के उदाहरण एग्जाम्पल आप खुद बताएंगे, रटना नहीं केवल समझना है। प्राथमिक उत्तोलक आलम्ब क्या होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। अब देखिए क्या है? कैंची। कैंची है आपकी? कैंची की बात करते हैं। ये आपकी कैंची हो जाएगी। इसमें देखिए मध्य में है आपका फलक्रम जिसको बोलते हैं आलम्ब। ऐसे ही आपका आ जाएगा प्लास। प्लास के बाद आपकी बात करते हैं इसमें, जैसे पटरे वाला जो झूला होता है जाके। पटरे वाला झूला जो ऐसे रहता है आपका, जिसमें ये बीच में देखिए ऐसे रहता है। ठीक है, एक लोग इस तरफ बैठते हैं, एक लोग इस तरफ बैठते हैं। देखिए फलक्रम बीच में है, इसी के आसपास तो इर्द गिर्द घूम रहा है। तो पटरे वाला झूला, तराजू जो तुला होता है वो। इसके बाद और प्राथमिक उत्तोलक की बात करते हैं हम लोग। तुला के बाद आपका
तुला के बाद इसमें आगे हम लोग बात करते हैं, ये हो गया जाके। इसके बाद कील उखाड़ने वाली हथौड़ी, कील उखाड़ने वाली देखेंगे जब अभी का कील कभी उखाड़ता है तो इस प्रकार की हथौड़ी होती है जाके। यहाँ पर जो होता है ऐसे, यहाँ पर यहाँ से निकालता है जाके और इसके सारे फोर्स यहाँ पे लगाता है जाके और रिजल्ट यहाँ पे मिलते हैं जाके, तो बीच में फलक्रम है आपका कील उखाड़ने वाली हथौड़ी। इसके बाद बात करते हैं बोझ उठाने वाली मुड़ी हुई छड़ी, बोझ उठाने वाली मुड़ी हुई छड़। देखिए इस प्रकार बोझ यहाँ रखा होगा आपका, ठीक है, और यहाँ से हम फोर्स लगाएंगे और यहाँ पर क्या होगा जाके किसी चीज़ का सहारा लेंगे जाके, उसके माध्यम से बोझ उठाने वाली छड़ी। ये तीनों क्या आ गए प्राथमिक उत्तोलक में। ओके, नोट कीजिए इसे आप। अब बात करते हैं प्राथमिक उत्तोलक के यांत्रिक लाभ की। यांत्रिक लाभ की, तो यांत्रिक लाभ क्या होता है, नोट कीजिए। प्राथमिक उत्तोलक में यांत्रिक लाभ जो होता है, एक से अधिक या एक से कम या एक हो सकता है, तीनों हो सकते हैं कंडीशन, ठीक है, हो सकता है। अब समझते हैं यांत्रिक लाभ क्या होता है। यांत्रिक लाभ क्या होता है, देखिए जैसे मैंने जो एफर्ट लगाया, मैंने जो फोर्स लगाया, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट कैसा मिल रहा है। अगर रिजल्ट जितना हम फोर्स लगा रहे हैं उससे ज़्यादा मिल रहा है जाके, तो यांत्रिक लाभ एक से अधिक होगा जाके। जितना हम फोर्स लगा रहे हैं रिजल्ट उससे कम मिल रहा है जाके, जैसे मान लो मैंने फोर्स तो 10 kg के हिसाब से लगाया लेकिन उठा वजन 2 ही kg पा रहा है, तो यांत्रिक लाभ क्या होगा, एक से कम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाता है, जैसे एक जब बराबर जितना फोर्स लगा रहे हो जितना एफर्ट लगा रहे हो उतना रिजल्ट मिल रहा हो, तो क्या हो जाएगा, यांत्रिक लाभ एक हो जाएगा। जैसे कैंची की बात करें तो कैंची में क्या है, आपका कपड़ा काटते हैं तो इसमें क्या है, आपको फोर्स जो है थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता है, रिजल्ट उतना ज़्यादा नहीं मिलता जाके। अब जैसे बात करें इसकी तुला की, तुला में क्या होगा, जितना एक तरफ वजन रखोगे सेम दूसरे तरफ उतना ही रहेगा जाके, यानी कि क्या हो जाएगा, रिजल्ट बराबर मिलेगा, यानी कि एक होगा जाके। अब बात करते हैं जैसे बोझ उठाने वाली मुड़ी हुई छड़क, जितना इसमें आप फोर्स लगाते हो उससे अधिक बोझ उठा लेते हैं आप, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यांत्रिक लाभ इसमें एक से कम, एक से अधिक या एक हो सकता है। तो ये प्राथमिक उत्तोलक समझ में आ गया आपको, इसके जो एग्जाम्पल समझ में आ गए। आपसे डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ सकता है जाके कि किस उत्तोलक में आलम मध्य में होता है जाके, या द्वितीय के बारे में पूछा तो किस में भार मध्य में होता है जाके, हो सकता है जाके। तृतीय में ये पूछ सकता है किस में आयास मध्य में हो सकता है जाके। अब इसके बाद प्राथमिक उत्तोलक के जो है, जैसे कैंची देगा, कैंची किस प्रकार का उत्तोलक, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक, प्लास दे देगा, कुछ भी दे देगा इसमें से जो दिए गए हैं, या पूछ देगा यांत्रिक लाभ प्राथमिक उत्तोलक का एक होता है, एक से अधिक होता है, एक से कम होता है जाके, या तीनों हो सकते हैं जाके। तो ये इस प्रकार से ये है आपका प्राथमिक उत्तोलक हो गया जाके। अब हम लोग बात करते हैं द्वितीयक उत्तोलक के एग्जाम्पल की, ठीक है। द्वितीयक उत्तोलक के उदाहरणों की बात करते हैं। द्वितीयक उत्तोलक, द्वितीयक उत्तोलक के उदाहरण की बात करते हैं हम लोग। तो द्वितीयक उत्तोलक में देखिए क्या क्या आता है। द्वितीयक उत्तोलक में क्या है, भार मध्य में हो, तो आप लोगों ने नींबू निचोड़ने वाली देखी होगी मशीन, नींबू निचोड़ने वाली मशीन जो होती है, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, ओके। इसके बाद देखिएगा आप, नींबू निचोड़ने वाली मशीन हो गई जाके, सुपारी, जो सुपारी होती है ना वो काटने वाला सरौता, काटने वाला सरौता, सरौता उसका सरौता। इसके बाद बात करते हैं जाके, जैसे बोझ ढोने वाली एक पहिए वाली गाड़ी, एक पहिए वाली गाड़ी, ये आपके द्वितीयक एग्जाम्पल हैं। अब जैसे नींबू निचोड़ने वाली मशीन की बात की जाए या किसी की बात कर लेना, आप इसको देखिएगा। जैसे नींबू निचोड़ने की मशीन की बात करें इस प्रकार से होती है आपके, जैसे ये है, इसके बाद यहाँ पर ये क्या होगा जाके, इस तरह से जुड़ी होगी जाके और इस तरह से रहेगी जाके, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जाके, ये फलक्रम हो गया जाके, यहाँ पर क्या लो रिजल्ट मिल रहा है, यहाँ पे हमें भार, रिजल्ट जिसको कहते हैं भार, यहीं से तो नींबू निचोड़ते हैं, और यहाँ पे हम बल लगा रहे होंगे जाके, तो भार मध्य में है इसमें,
एक मिनट रुकिएगा जरा। इसमें क्या भार मध्य में है, भार मध्य में है, ऐसे इसका निकलेगा जाके, ऐसे इसका निकलेगा, तीनों निकलेगा जाके। अब इसमें देखिए तीनों में देखिए आप खुद बताइए, नींबू निचोड़ने वाली जो मशीन होती है उसमें जितना हम फोर्स लगाते हैं उससे ज़्यादा रिजल्ट मिलता है हमको कि नहीं मिलता जाके, या सुपारी काटने वाले सरौते की बात करें, जितना उसमें फोर्स लगाते हैं उससे अधिक हमको रिजल्ट मिलता है नहीं मिलता जाके। ये काम आसान हो इसी के लिए तो इस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं जाके। तो क्या करते हैं इसमें यांत्रिक लाभ क्या होगा जाके, अब एक से अधिक होगा, यांत्रिक लाभ जो है सदैव एक से अधिक होता है, एक से अधिक होता है। ओके, किसमें, द्वितीयक उत्तोलक में। अब आपसे पूछ देगा जाके द्वितीयक उत्तोलक किसमें भार मध्य में होता है, तो द्वितीयक उत्तोलक में क्या होता है, भार मध्य में होता है जाके। फिर ये पूछ देगा आपसे कि नींबू निचोड़ने वाली जो मशीन होती है वो किस उत्तोलक का उदाहरण है, या सुपारी काटने वाली जो सरौता होता है वो किस उत्तोलक का उदाहरण, तो द्वितीय उत्तोलक का। ठीक है, इसके बाद बोझ ढोने वाली जो एक पहिया गाड़ी होती है वो किस उत्तोलक का उदाहरण, तो द्वितीय उत्तोलक का। अब ये पूछ देगा द्वितीय उत्तोलक का जो यांत्रिक लाभ होता है वो क्या रहता है, उसका यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक रहता है। ये आपका हो गया जाके द्वितीय उत्तोलक। अब हम लोग बात करते हैं तृतीय उत्तोलक की, इसकी तृतीय उत्तोलक की। तृतीय उत्तोलक की, अब तृतीय उत्तोलक में बात करते हैं जाके हम लोग। देखिए तृतीय उत्तोलक में जो जैसे घर में खाना बनता है, जैसे चिमटा जो होता है, चिमटा, आप देखिएगा चिमटा जो है ऐसे इस प्रकार का होता है कुछ ऐसे, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, रिजल्ट हमें यहाँ से मिलता है जाके। ठीक है, और आलम कहाँ, यहाँ पर पीछे है। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग देखिएगा घर पे इसको। चिमटा हो गया जैसे आपका, चिमटा के बाद जैसे हमारा हाथ हो गया, ये हाथ हमारा हैंड, हैंड जो है जैसे यहाँ पर ये क्या है, आलम है, इसके धुरी से मुड़ता है, घूमता है, और यहाँ पे क्या हमको रिजल्ट मिलता है जाएगा, बीच में क्या हमको बल लगाना पड़ता है, आयास। ओके, तो अब इसकी बात करते हैं। हाथ, मनुष्य का हाथ हो गया, चिमटा, मनुष्य का हाथ, मनुष्य के हाथ के बाद इसमें और बात करते हैं हम लोग किसान का हल, किसान का हल। अब इसमें देखिए जैसे चिमटा है, तो चिमटा में क्या है कि हमको बल अधिक लगाना पड़ता है। चिमटा का यूज़ सिर्फ आग से बचने के लिए करते हैं जाके, ताकि आग से हाथ बच जाएं, अदरवाइज हाथ से रोटी उठाना चिमटे से उठाने से ज़्यादा अपेक्षा सरल है। तो इसमें यांत्रिक लाभ सदैव क्या होता है, एक से कम होता है जाके, यानी जितना हम काम करते हैं उतना हमको एडवांटेज नहीं मिलता है। यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम होता है, यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम होता है जाके। ये हो गया जाके तृतीयक उत्तोलक के, जैसे पूछ देगा जाके कि किस उत्तोलक में आयास मध्य में होता है जाके, तो तृतीयक में। अब तृतीयक उत्तोलक एग्जाम्पल पूछा कि चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो आप जान रहे हैं तृतीय। मनुष्य का हाथ पूछ देगा किस श्रेणी का उत्तोलक है, किसान का हल किस श्रेणी का उत्तोलक, तो आप जान रहे हैं जाके। यांत्रिक लाभ तृतीयक का पूछ देगा कैसा क्या रहता है जाके, तो इसका सदैव एक से कम रहता है जाके। ओके, ये हो गया जाके। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे, इसके यांत्रिक लाभ के बाद आगे बात करते हैं। अब यांत्रिक लाभ के लिए जो फार्मूला है उसको तो समझ लेते हैं। ठीक है, यांत्रिक लाभ बराबर होता है जाके आपका भार बटे आयास, या आयास भुजा बटे भार भुजा, आयास भुजा बटे भार भुजा। आप समझते हैं इसको क्या है ये देखिए। अब ये बताइए किस श्रेणी का उत्तोलक है। ये एक पटरा रखा हुआ है, मान लीजिए कोई वो रखी हुई है पटरी, इस पर क्या है, ये एक नीचे फलक्रम लगा हुआ है, ये फलक्रम मध्य में है, यानी आलम मध्य में है, तो
तो आलम अगर मध्य में तो प्राथमिक श्रेणी का उत्तोलक हो गया। अब ये इसमें क्या है, भार है, और ये इसमें आयास है, यानी यहाँ से फोर्स लगाया जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये वाली भुजा जो कहलाएगी वो भार भुजा कहलाएगी, और ये वाली जो भुजा कहलाएगी जाके वो आयास भुजा कहलाएगी जाके, आयास भुजा कहलाएगी जाके। ओके, अब यहाँ से बनाया जाके भार बटे आयास, यानी कि अगर मान लो आयास हमारा 1 है और भार हमने 2 उठा लिया तो यांत्रिक लाभ अधिक होगा नहीं अधिक होगा, तो वही चीज़ रहता है यांत्रिक लाभ आपका। ये फार्मूला है आपका यांत्रिक लाभ का। अब ये पूरा समझ गए होंगे कि ये भार भुजा है, जिधर भार रहता है, ये आयास भुजा है, जिधर आयास रहता है। अब इसका मतलब ये है कि अगर ये मान लीजिए भार भुजा अगर अधिक लंबी होगी जाके, कौन सी भार भुजा अगर अधिक लंबी होगी जाके, तो हमारा क्या हो जाएगा, यांत्रिक लाभ कम होगा जाके, क्योंकि ये देखिए ये भार भुजा दिया है, भार भुजा अगर अधिक लंबी हो जाएगी तो यांत्रिक लाभ क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। अगर आयास भुजा अधिक लंबी होगी तो हमारा यांत्रिक लाभ क्या हो जाएगा, अधिक होगा जाके। तो ये चीज़ होगी जाके। अब देखो एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं तीनों, रिपीट कीजिएगा मेरे साथ। प्राथमिक उत्तोलक, प्राथमिक उत्तोलक में क्या रहता है, आलम जो होता है आयास एवं भार के मध्य में रहता है। ओके, अब एग्जाम्पल आपका प्लास है, कैंची है, इसमें यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 से कम या 1 हो सकता है। ओके, अब द्वितीयक उत्तोलक की बात कर लेते हैं। द्वितीयक उत्तोलक में मैंने कहा क्या, भार जो होता है, द्वितीयक उत्तोलक में भार जो होता है आलम एवं आयास के मध्य में होता है जाके, और इसमें यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है जाके। एग्जाम्पल नींबू निचोड़ने वाली मशीन, सेकंड सरौता जो सुपारी काटने वाला होता है जाके। अब बात कर लेते हैं हम लोग तृतीयक उत्तोलक में। द्वितीयक उत्तोलक की बात करते हैं, तृतीयक उत्तोलक की। तृतीयक उत्तोलक में मैंने बताया क्या होता है कि आयास आलम एवं भार के मध्य में होता है जाके। जैसे एग्जांपल आपका चिमटा रोटी बनाने वाला, इसमें यांत्रिक लाभ क्या रहता है, सदैव 1 से कम रहता है। अब यांत्रिक लाभ के लिए जो फार्मूला होता है, यांत्रिक लाभ बराबर भार बटे आयास, या बराबर ये तुम्हारी क्या कहते हैं, आयास की भुजा बटे भार की भुजा। ये हो गया जाके आपका यहाँ तक कंप्लीट पूरा उत्तोलक अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। ओके, अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं। ये मिटते हैं, आपके संतुलन से एक सवाल बनता जाके, पहले संतुलन आपको एक्सप्लेन कर देते हैं क्या होता है जाके, उसके बाद एक सवाल संतुलन से बनता है जाके। थोड़ा ये रहने दीजिए, ये हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, अगले में। ओके।